स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 1971 भारत में जनरल इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी थी और तब किसी ने नहीं सोचा था कि देश की इतनी खराब सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के बाद भी पीएम इंदिरा गांधी इस इलेक्शन में सबसे आगे रहेंगी। लेकिन गरीबी हटाओ देश बचाओ जैसे अपने पॉपुलिस्ट नारे के दम पर वो एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनने में सफल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर साल 2014 में भी कुछ ऐसा ही होता है। विकास के नारे और एक चाय वाला जैसी हम्बल इमेज के साथ गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसी आंधी बनकर आते हैं जिसमें पूरा विपक्ष लगभग साफ हो जाता है। यह भी उनकी पॉपुलिस्ट इमेज का ही नतीजा था कि पहली बार बीजेपी अपने दम पर लोकसभा में एक बड़ी मेजॉरिटी हासिल करती है। दोस्तों, ये तो देश के दो सबसे दिग्गज पॉपुलिस्ट लीडर्स के एग्जाम्पल हुए, लेकिन देखा जाए तो इनकी लिस्ट काफी लंबी है। और आपने कभी गौर किया हो तो इन सभी पॉपुलिस्ट लीडर्स में एक ही बात कॉमन है, और वो बात यह है कि ये सब जनता को सीधा फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसीज और वादे के लिए जाने जाते हैं। रिसेंटली ऐसे एक एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का पॉपुलिस्ट बजट भी है, जिसमें अशोक गहलोत सरकार ने फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर दिया है। तो सवाल अब ये उठता है कि पॉपुलिज्म इलेक्शंस में विक्ट्री का एक बड़ा फैक्टर कैसे बनता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है मेरा, और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पॉपुलिज्म क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया में किस तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिसीज देखी जाती हैं, और पॉपुलिज्म सही मायनों में देश के लिए अच्छा है या बुरा। आइए इसकी शुरुआत पॉपुलिज्म की डेफिनेशन से करते हैं। दोस्तों, पॉपुलिज्म इंडिया के स्टेट इलेक्शन से लेकर अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तक प्रैक्टिस में है। जैसे साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यूपी के युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री लैपटॉप एंड टैबलेट्स दिए जाने का अनाउंसमेंट किया। ठीक उसी तरह से अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट जैसी अपनी पॉलिसी के जरिए अमेरिका के लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। इसी प्रैक्टिस को पॉपुलिज्म और इसे करने वाले को पॉपुलिस्ट कहा जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ज्यादातर मामलों में पॉपुलिस्ट लीडर की बातें महज खोखली ही निकलती है। हालांकि कई मामलों में ये वादे सच भी होते हैं, लेकिन अब तक डेमोक्रेसी के मुकाबले में पॉपुलिज्म एक मृत तृष्णा यानी कि मिराज ही साबित हुई है। इसलिए आइए समझते हैं कि पॉपुलिज्म की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, पॉपुलिज्म के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत एंशिएंट ग्रीस से मानी जाती है, जहां पर एक लीडर किसी एक जाति या ग्रुप की आवाज को उठाता था और उनके हक की बातें किया करता था। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम फर्स्ट पॉपुलिस्ट मूवमेंट की बात करें तो माना जाता है कि पॉपुलिज्म की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, पॉपुलिज्म की शुरुआत की बात करें तो जब अमेरिका में किसानों और मजदूरों के राइट्स के लिए तत्कालीन अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी, और इस वजह से मजदूरों और किसानों को भूख और गरीबी से गुजरना पड़ रहा था, और देश के अमीर लोग और अमीर हो रहे थे। इसी दौरान 1892 में किसानों और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की स्थापना की गई। यही पार्टी आगे जाकर पॉपुलिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई, और इस पार्टी में विलियम जेनिंग्स ब्रांड जैसे पॉपुलिस्ट लीडर्स मौजूद थे। दोस्तों, लीडर्स किसानों और मजदूरों के हकों की बात करते थे, जिस वजह से इन्हें अमेरिका की आम जनता का बहुत सपोर्ट मिला और एक बड़ा पॉपुलिस्ट मूवमेंट भी साबित हुआ। देखा जाए तो यूरोप में भी इस समय पॉपुलिज्म की शुरुआत हो रही थी। यहाँ के लोगों को भी गरीबी, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ने मजबूर किया कि वो अपने हक के लिए लड़ें, और इसी से जन्म हुआ इटली में पीपल ऑफ फ्रीडम और जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जैसी पॉपुलिस्ट पार्टीज का, जो आम लोगों की आवाज बनकर सामने आए। इंडिया में पॉपुलिज्म पॉलिसीज की बात करें तो चाहे बात रिजर्वेशन की हो, चुनाव के समय किसानों के लिए लोन वेवर्स की घोषणा की हो, या फिर फ्री लैपटॉप्स और फ्री गिफ्ट्स, भारत में पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं। दोस्तों, अगर हम रिजर्वेशन का मुद्दा लें तो इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल हमें गुजरात से मिलता है, जहां के युवा नेता हार्दिक पटेल ने महज 21 साल की उम्र में पटेल समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए 20 लाख लोगों के साथ आंदोलन किया, और इसी पॉपुलिज्म के चलते वो गुजरात और पटेल समाज के बड़े नेता बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने वही पार्टी ज्वाइन कर ली जिसके खिलाफ उनका आंदोलन था। दोस्तों, इसी के साथ साथ देश में रिजर्वेशन के लिए कई आंदोलन होते रहे हैं। जैसे जाट खुद को ओबीसी में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी की डिमांड सामने आ रही है, वहीं महाराष्ट्र में मराठा जैसी डोमिनेंट कम्युनिटी भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है, और कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम इन्हें लेकर वादे करती ही हैं। दोस्तों, अगर स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु के MG रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक, आंध्र प्रदेश के NT रामा राव से लेकर YSR रेड्डी तक, वेस्ट बंगाल के ज्योति बसु से लेकर करंट CM ममता बनर्जी तक, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल तक पॉपुलिस्ट लीडर्स की एक लंबी लिस्ट है। दोस्तों, इनमें से कोई फ्री का राशन देता है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी,
कोई मुफ्त में लैपटॉप बांटने की बात करता है तो कोई साइकिल और स्कूटर। जैसा शुरुआत में हमने आपको बताया कि इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बन गए हैं, जो हाल ही में राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनाव से पहले वापस लागू करके देश भर में चर्चा में आ गए हैं। उनके चुनाव से पहले इस आखिरी बजट को भी एक पॉपुलिस्ट बजट कहा जा रहा है, जिसमें वो जनता को लालच देकर अगले चुनाव में वोट बटोर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, उन्होंने राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए 10 लाख रुपए देने का भी वादा किया है, जिससे दलित वोट भुनाए जा सकते हैं। ऐसे में अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि राजनीति में पॉपुलिज्म होना कितना सही और कितना गलत हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी पॉपुलिस्ट लीडर किसी एक पर्टिकुलर समस्या पर इतना फोकस कर लेता है कि वो जब पावर में आता है तो उस समस्या को दूर करने के लिए वो बिना सोचे समझे भी फैसले लेने लगता है। इसके अलावा पॉपुलिस्ट लीडर्स अपनी राजनीति में आमतौर से अल्पसंख्यकों को इग्नोर करते हैं और बहुसंख्यक आबादी का वोट बटोरने के लिए सिर्फ उनकी समस्याओं को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, इस तरह से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच विवाद भी देखने को मिल जाता है, जो कि लोकतंत्र को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही पॉपुलिस्ट लीडर्स की वजह से कई बार कोर्ट प्रोसीडिंग और कानून को जनता कुछ नहीं समझती और इसके चलते दंगे और हिंसा का माहौल भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं के साथ साथ पॉपुलिज्म के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि वो डेमोक्रेसी और सोशल हार्मनी को अंडरमाइन करता है। पॉपुलिस्ट लीडर्स के इन्फ्लुएंस में कई बार वोटर्स रैशनली नहीं सोचते और इमोशनली चार्ज रहते हैं। वो अपने लीडर्स के अगेंस्ट कुछ गलत सुनने तक को तैयार नहीं होते और कई बार उनका फेथ ब्लाइंड फेथ में बदल जाता है और इससे कम्युनिटीज के बीच डिसहार्मनी से लेकर बड़े स्केल पर राइट्स तक जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा पॉपुलिज्म अक्सर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाता है। इतना नहीं, पॉपुलिस्ट प्लूरलिज्म को भी नहीं मानते, जिस वजह से डेमोक्रेसी और अनेकता में एकता के लिए खतरा साबित होता है। जैसा कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स अक्सर कैरिस्मेटिक लीडर्स द्वारा ही लीड किया जाता है और इनमें बहुत कम इंटरनल डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी होती है। ये लीडर्स पर्सनालिटी कल्ट डेवलप करते हैं और जब पावर में आते हैं तो अक्सर अथॉरिटेरियन हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, पॉपुलिस्ट लीडर्स अपने करिश्माई वादों को पूरा करने के लिए कई बार जनता के पैसे यानी कि टैक्स पेयर्स के पैसे को कितना और कैसे इस्तेमाल करना है ये तक भूल जाते हैं। और यही वजह है कि इन पॉपुलिस्ट लीडर्स के वादों के चलते कई बार देश के महत्वपूर्ण रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं और उनका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पाता। दोस्तों, इसका एग्जांपल आप दिल्ली के तौर पर ले सकते हैं। दिल्ली में साल 2018-19 में 200 यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर 26 लाख थे, वहीं 200 से 400 यूनिट वाले कंज्यूमर्स 14 लाख थे। अब अगर बिजली डिपार्टमेंट की माने तो साल 2018-19 में 400 यूनिट तक 50% छूट देने के फैसले के कारण केजरीवाल सरकार को हर साल 1600 से 1700 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ता है। और ये पैसे कहां से आते हैं और किस पर इसका असल में बोझ पड़ता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि पॉपुलिज्म हमेशा ही खराब चीज है। कई बार इन पॉपुलिस्ट पॉलिसीज की वजह से आम जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में सबुज साथी स्कीम के तहत फ्री में बाइसिकल्स मिलने से गर्ल्स एजुकेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसी तरह से अफोर्डेबल रेट्स पर राशन या फिर फूड जैसी स्कीम्स कितने ही गरीब लोगों के जीने का सहारा बन जाती है। वहीं दोस्तों, पॉपुलिज्म यंगर जनरेशन को पॉलिटिक्स से जोड़ने में भी मदद करता है, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में न्यू लीडर्स का राइज हो या फिर न्यू जनरेशन ऑफ वोटर्स का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। कितनी बार पॉपुलिस्ट मूवमेंट के थ्रू ऐसा हुआ है। और रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हार्दिक पटेल, अरविंद केजरीवाल, और थोड़ा इतिहास में जाएं तो इसमें जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे लीडर्स इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पॉपुलिज्म को टैकल कैसे किया जाए। आइए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, लीडर्स को डेमोक्रेसी के लिए अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होगा तो ऐसे में लोग लीडर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में याद दिलाते रहेंगे। ऐसे में वो अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रेशर में होंगे और इसके लिए जरूरी है कि लोगों को वोटिंग और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जागरूक किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो हमें अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना जरूरी है। अगर लोगों को ये पता होगा कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाता है और कैसे किसी भी आइडियोलॉजी को लॉजिकली डिसेक्ट किया जाता है, तो वो खुद ही अपने लीडर्स को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। दोस्तों, आज लोगों को एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस की भी जरूरत है। अगर हम लोगों को बताएंगे कि कैसे पॉपुलिज्म का यूज किया जाता है और वो कैसे हमारी डेमोक्रेसी को अफेक्ट करता है, तो लोगों को ये पता चलेगा कि किस हद तक बेहतर है और किस हद तक ये खतरनाक आइडियोलॉजी है। हमें इसके लिए मीडिया के जरिए अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए और सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई करना चाहिए।
इसके साथ ही सोशल मीडिया को ट्रेडिशनल मीडिया की तरह रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि यहाँ भी विदाउट बायस, फैक्ट बेस्ड और हेट फ्री पॉलिटिकल डिबेट की जा सके। दोस्तों, इन सब के अलावा इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलिज्म एक बड़ा खतरा है। ऐसे में इंपल्सिव फीलिंग्स और एंगर के बजाय रैशनल थिंकिंग इस पॉपुलिज्म की समस्या का हल बन सकती है। अब अगर हम पॉपुलिज्म और डेमोक्रेसी को कंपेयर करें तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डेमोक्रेसी से बेहतर कुछ और नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को उनका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिलाती है ताकि वो उनके हक के लिए एक लिमिट में रहकर काम कर सके। और इतना ही नहीं, ये डेमोक्रेसी ही है जो उसके प्रतिनिधि से उसकी ताकत भी छीन सकती है। दोस्तों, आज के टाइम में पॉपुलिज्म की बात करें तो कई कंट्रीज हैं जहां के लीडर्स अपने पॉपुलर एजेंडा के जरिए जनता से कनेक्ट होते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। साथ ही भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पर माना जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉपुलिज्म एक डबल एज स्वॉर्ड यानी कि दो-धारी तलवार की तरह है और इसका गलत इस्तेमाल करने से खतरा भी है। दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो जनता को आंख और कान खोलकर देखना, सुनना और समझना होगा कि हर चुनावी वादा पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में किसके वादों पर यकीन करना है और किस लीडर का साथ देना है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को सोचकर और बिना बहकावे में आए ही समझा जा सकता है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।